और जो स्थिति है युद्ध विराम को लेकर, सीज फायर के को लेकर एक सहमति बनी और उस सीज फायर का उल्लंघन सीज फायर की घोषणा के कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान की तरफ से किया गया और उसके बाद भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। अब दोनों देशों के डीजीएमओ लेवल की आज बातचीत होनी है। इससे पहले एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई थी जिसमें तीनों सेना प्रमुख थे, एनएसए थे, सीडीएस थे, रक्षा मंत्री थे और उसके बाद ये बैठक होने वाली थी डीजीएमओ लेवल की। लेकिन पता चल रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि उस बैठक में अभी कुछ विलंब है और कुछ समय के बाद ये बैठक होगी डीजीएमओ लेवल की। और साथ ही भारत ने सीज फायर के साथ ये भी ऐलान कर दिया है कि जो प्रतिबंध भारत की तरफ से लगाए गए हैं वो प्रतिबंध जारी रहेंगे। जैसे कि सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया है, पानी रोका गया है, वो जारी रहेगा। जो बॉर्डर है वो बॉर्डर बंद रहेगा और वीजा को लेकर जो फैसला हुआ था वो भी जारी रहेगा। तो ऐसे में कोई रियायत अभी नहीं दी जा रही है। जो प्रतिबंध हैं वो प्रतिबंध अभी जारी रहेंगे। कल इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ट्वीट के जरिए कह भी दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारत ने यह ऐलान भी कर दिया है कि अगर कोई भी आतंकी कार्रवाई होगी तो भारत उसे युद्ध की तरह ही देखेगा और उसका जवाब भी युद्ध की ही तरह देगा। अब चलिए हम आपको जरा बता देते हैं कि जो डीजीएमओ लेवल पर वार्ता होने वाली है वो उसमें डीजीएमओ कौन होते हैं। डीजीएमओ का फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। डीजीएमओ की देखरेख में ही सारे सैन्य अभियान होते हैं। डीजीएमओ भारतीय सेना के एक सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार रैंक के अधिकारी होते हैं। युद्ध के दौरान सैन्य अभियान से जुड़े हर फैसले डीजीएमओ ही लेता है। वॉर के दौरान रणनीति की जिम्मेदारी भी डीजीएमओ की ही होती है। डीजीएमओ सीधे आर्मी चीफ को रिपोर्ट करता है। तो ये हम आपको बता रहे हैं डीजीएमओ के बारे में, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, जो कि 3 स्टार रैंक के एक अधिकारी होते हैं और युद्ध के दौरान सैन्य अभियान से जुड़े हर फैसले डीजीएमओ ही लेते हैं। और वॉर के दौरान जो रणनीति होती है उसकी जिम्मेदारी डीजीएमओ की ही होती है और डीजीएमओ सीधे आर्मी चीफ को रिपोर्ट करता है। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ बात करेंगे और देखिए, पाकिस्तान के डीजीएमओ हैं मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारत के डीजीएमओ राजीव घई। ये दोनों लोग बातचीत करेंगे। सीज फायर की शर्तों पर यह बातचीत होगी जो आज बैठक होने वाली है। मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला जो पाकिस्तान के डीजीएमओ हैं उनके साथ बातचीत होगी। डीजीएमओ ने भारत से सीज फायर की पेशकश की थी, अनुरोध किया था, जब भारत ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था पाकिस्तान के एयरबेस को, पाकिस्तान के द्वारा पोषित आतंकियों के ठिकानों को। और जो आतंकी थे, 100 से ज्यादा आतंकियों को भारत की सेना ने मार गिराया और उनके एयरबेस को तहस नहस कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई और फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का अनुरोध किया गया। डीजीएमओ ने अनुरोध किया भारत के डीजीएमओ से और फिर इस पर चर्चा हुई और दोनों देश सहमत हुए। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान माना नहीं। सीज फायर की घोषणा के कुछ ही समय के बाद, कुछ ही घंटे के बाद पाकिस्तान की तरफ से इसका उल्लंघन शुरू हुआ और बॉर्डर पर गोलीबारी फिर से शुरू कर दी। लेकिन भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और इसी के बाद भारतीय वायुसेना ने यह कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस सीज फायर पर सहमति बनने के बाद खत्म नहीं हुआ है, यह अभी भी जारी है और भारत हर उनके हमले का जवाब देगा। और आतंकी हमला अगर होता है, आतंकवाद के तहत कोई कार्रवाई होती है तो उसका जवाब युद्ध के ही रूप में भारत की तरफ से दिया जाएगा। और आज डीजीएमओ लेवल की बातचीत होने वाली है। सीज फायर की शर्तों पर भी बातचीत होगी। भारत साफ तौर पर कहेगा कि अगर सीज फायर का उल्लंघन फिर से करते हो तो हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हम फिर से पाकिस्तान में उन ठिकानों पर हमला करेंगे। तो यह साफ तौर पर है और संदेश भी भारत ने दे दिया है कि आतंक को अगर पालोगे, आतंकवादी तुम्हारे यहां से आकर हमारे यहां आतंकी हमला करेंगे, हमारे निर्दोष लोगों को मारेंगे, तो हम छोड़ेंगे नहीं और हम कार्रवाई करेंगे, उस तरह से कार्रवाई करेंगे जिस तरह से एक युद्ध के तौर पर कार्रवाई होती है। तो यह साफ तौर पर भारत की तरफ से संदेश दे दिया गया है और इन संदेशों के तहत
अब चर्चा होगी। कल डीजीएमओ के लेवल के 3 अधिकारी बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने पूरी जानकारी दी किस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकियों ने 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या की और उसके बाद भारत ने जो कहा था, भारत के प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया था कि कल्पना से भी कड़ी सजा हम देंगे, तो वो कल्पना से कड़ी सजा जो दी गई उसके बारे में पूरी जानकारी डीजीएमओ और उनकी टीम के द्वारा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। भारत को और दुनिया को बताया गया कि भारत ने किस तरह से उनके आतंक के ठिकानों को 6-7 मई की रात में नेस्तनाबूद किया और उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की चीनी खिलौनों के साथ, तो फिर उसको कैसे मार गिराया और फिर भारत ने कितने कंट्रोल्ड और प्रिसाइसली हमले किए थे पाकिस्तान पर और उनके एयरबेस को नष्ट कर दिया। और सबसे ज्यादा घबराहट तो उनकी तब हुई जब उनके परमाणु बम की जो धमकी पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही थी उस सेंटर पर जब तहस नहस हुआ, तो फिर पाकिस्तान घुटने के बल गिर पड़ा और पाकिस्तान की तरफ से भारत के डीजीएमओ को यह संदेश दिया गया कि अब रोक दो, अब हमला मत करो, हम तैयार हैं। और उसने सीज फायर के लिए पेशकश की और उस सीज फायर की पेशकश पर भारतीय सेना ने बातचीत की अपने स्तर पर और फिर सीज फायर के लिए भारत तैयार हो गया, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया था, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। और जब भारत के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, भारत की रिहायशी इलाकों पर, भारत की अस्पतालों पर, उन इलाकों के अस्पतालों पर और स्कूलों पर, तब फिर भारत ने जवाब दिया, उन जगहों को तहस नहस किया जहां से उनके ड्रोन उड़ान भरते थे, जहां से उनके फाइटर जेट्स उड़ान भरते थे और उनके एयरबेस को ही तहस नहस कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। हजारों हजारों करोड़ के जो वो फाइटर प्लेन लिए हुए थे, रखे हुए थे, उनको तहस नहस कर दिया और वहां से जो उड़ान भरते थे उस एयरबेस को खत्म कर दिया गया। और साथ ही यह भी बताया गया कि उनके खूंखार आतंकियों को भी हमने मार गिराया। हाफिज मोहम्मद जमील जो कि ढेर हुआ है और जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था, मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा यह साला था, बहावलपुर स्थित मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी था हाफिज मोहम्मद जमील, जो मार गिराया गया है। युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से ये जोड़ता था, ऑपरेशन सिंदूर में इसे ढेर कर दिया गया है। जैश ए मोहम्मद के लिए ये फंड जुटाता था, जैश ए मोहम्मद से ये जुड़ा था। ये वो आतंकी हैं जिनको भारत ने मार गिराया। मौलाना मसूद का ये सबसे बड़ा साला, और इनको जब मार गिराया और इनका जब जनाजा निकल रहा था तो साफ तौर पर पाकिस्तान के आर्मी के बड़े अधिकारी जो थे और वहां के जो सरकार से जुड़े लोग थे, वो लोग भी उसमें शामिल हुए थे। तो ये साफ जाहिर करता है कि आतंकवाद को ये पालते हैं, पोसते हैं। मुदस्सर खादिया खास भी ढेर हुआ है, लश्कर तैयबा से ये जुड़ा हुआ था और इसके साथ ही इसको भी खत्म किया है। मरकज तैयबा मुरीद के का ये प्रभारी था मुदस्सर खादिया खास। पाकिस्तान सेना ने अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर दिया था, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। पाक सेना प्रमुख और पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी उसमें मौजूद थी। अंतिम संस्कार की नमाज एक सरकारी स्कूल में आयोजित की गई थी। मुदस्सर खादिया खास, जमात उद दावा का आतंकी हाफिज और पाकिस्तान सेना के लेफ्टिनेंट जनरल, ये सब लोग उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। तो यही तो हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से वहां आतंक को पाल रहा है, आतंकवादियों को पाल रहा है, आतंकवादियों को किस तरह से प्रशिक्षित कर रहा है और भारत में वो घुसपैठ करके निर्दोष नागरिकों पर हमला करते हैं। तो अब भारत ने भी ठान लिया है कि बहुत हो गया, अब हम, अभी तक तो हम तुम्हारे पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर तक ही थे, लेकिन अब हम पाकिस्तान के अंदर भी घुसकर मारेंगे। और साफ इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को बता दिया कि तुम्हारा कोई भी इलाका भारत की जद से बाहर नहीं है, भारतीय वायुसेना की जद से बाहर नहीं है। कहीं भी छिपा कर रखोगे वहां तक हम पहुंचेंगे और हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के जांबाज हैं, हमारे जो जेट हैं, मिसाइल हैं, वो उन्हें टारगेट करके वहीं पर उन्हें खत्म कर देंगे। ये साफ है। और देखिए कितना
टारगेटेड अटैक था कि जहां जो टारगेट किया गया था उसी टारगेट पर हमला हुआ था और उसी टारगेट पर हमला हुआ। अगल बगल के जो इलाके थे उनको कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई। ये सटीक निशाना भारत का। मोहम्मद हसन खान, जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशनल कमांडर, मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा, जिसे मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों के समन्वय में अहम भूमिका इसने निभाई थी। मोहम्मद हसन खान जो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था और यह बताया गया है कि बड़े बड़े आतंकियों को मार गिराया गया है इस ऑपरेशन सिंदूर में। भारतीय सेना की तरफ से भी बताया गया और डीजीएमओ ने भी कल बताया। और इसके साथ ही आज भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और संबित पात्रा ने भी इन सबों के बारे में बताया। पीओके में जैश मोहम्मद के ऑपरेशन कमांडर मोहम्मद असगर का ये रिलेटिव था मोहम्मद हसन खान। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को प्रशिक्षित करता था। जैश ए मोहम्मद से ये जुड़ा हुआ था जिसे ऑपरेशन सिंदूर में ढेर कर दिया गया है। तो पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चे पर बड़ा कदम उठाने की तैयारी अब भारत ने कर ली है। भारत की एक टीम अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगी और पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के पुख्ता सबूत सौंपेगी। आया नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कि तो वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, बोले मैं भी अब चाहता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तान को भारतीय सेना ने कड़ा संदेश दिया है और रामचरितमानस की उन पंक्तियों के साथ संदेश दिया है, भय बिन होय न प्रीत। जी हां, हम भविष्य में किसी भी मिशन के लिए तैयार हैं। भारतीय सेना ने साफ तौर पर कह दिया है और कहा है कि भारत के सभी हथियार सुरक्षित हैं, भारत के सारे मिलिट्री बेस सेफ हैं। एयर डिफेंस की मजबूती से हर हमला जो था उसको नाकाम किया है भारत ने और साथ ही भारतीय नेवी ने पाकिस्तान को डरा कर रखा है। सरकार की तरफ से सेना को पूरा समर्थन था। पाकिस्तानी सेना हमारा सिस्टम भेद नहीं पाई है। 7 मई को हमने सिर्फ आतंकवादियों को ही निशाना बनाया। साफ तौर पर डीजीएमओ स्तर की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अधिकारियों की, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि भारत ने आतंकवादियों और आतंकवादियों के ठिकाने को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने उसे अपना बना लिया और फिर जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान उन आतंकवादियों का संरक्षण करने के लिए आ गई और भारत
पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हर हमले को भारत ने नाकाम कर दिया। भारत की एयरफोर्स ने, भारत की मिलिट्री ने और भारत के नेवी ने उन्हें नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया है और संदेश भी दिया। रामधारी सिंह दिनकर की उन पंक्तियों के जरिए, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, और पाकिस्तान की हालत वही है। और हम लगातार उनको बता रहे थे, चेता रहे थे, लेकिन वो चेत नहीं रहे थे। और जब उन्होंने हमला किया तो भारत ने उसका जवाब दिया, और उस जवाब तुलसीदास की उन पंक्तियों के साथ कहा कि विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही न प्रीति। और बिना भय के होता नहीं है कुछ, और इस भय को दिखाना पड़ा। और उस भय की दिखाने में भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत ने पाकिस्तान में जो आतंकी संगठनों के ठिकाने थे, हेडक्वार्टर्स थे, उसको नेस्तनाबूद कर दिया। और ये सब कुछ जो हुआ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। डीजीएमओ के लेवल पर बैठक भी होने वाली थी 12 बजे, लेकिन नहीं हो पाई है। शाम में होगी बैठक, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, यह भी बताया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, उस डिफेंस सिस्टम ने उनके जो डिफेंस सिस्टम को भेद दिया है, तो उनके यहाँ दिक्कतें भी आ रही हैं, नेटवर्किंग की भी दिक्कतें आ रही हैं। और यही तो था, इसी वजह से तो वो तुरंत सीज फायर के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान। और जब सीज फायर हुआ तो उसके बाद फिर उसने अपनी हरकतें जारी रखी, और उसका भी जवाब भारत की तरफ से दिया गया। ये सारी बातें तस्वीरों के जरिए और वीडियो के जरिए आज डीजीएमओ स्तर के अधिकारियों ने दी है। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़ भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। सीधे तौर पर आज डीजीएमओ स्तर के अधिकारियों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने कहा कि समझदार के लिए इशारा ही काफी है। और ये जो इशारा है, वो इशारा अभी भी पाकिस्तान क्या समझ नहीं पा रहा है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, एडिटर नेशनल अफेयर्स के.एम. शर्मा और हमारे संवाददाता राकेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। के.एम. शर्मा जी, इशारा समझदार के लिए काफी है, पाकिस्तान उस इशारे को समझते हुए भी न समझने की कोशिश करता आ रहा है, यह देखने को मिल रहा है। जब एक वीडियो दिखाया जा रहा था तो उसमें एक पीछे से साउंड उस पे आ रहा था कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। तो उसमें दिखाते हुए ये कहा गया कि कैसे पाकिस्तान तबाह हो रहा है, कैसे ध्वस्त हो गया उनके अवैक सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, एयर सिस्टम और आर्टिलरी का सिस्टम, आर्मी का सिस्टम सारा ध्वस्त हो गया। लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपनी पीठ थपथपा रहा है कि हमने भारत से भीख मांग ली। अगर आपने दया की भीख मांगने को भी अगर आप अपनी जीत मानते हो तो ईश्वर करे कि आप अब से लेकर 100 साल तक आप दया की भीख ही मांगते रहें। जो सबसे बड़ी बात है कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक सवाल पूछा था कि ऑपरेशन सिंदूर में सबसे कठिन मूवमेंट क्या है और क्या था। तो उन्होंने जवाब दिया है कि माउंटेन्स अलोंग LC आर टफेस्ट। नॉट ओनली डू यू हैव टू कीप एन आई ऑन द एनिमी, you also have to ensure that no infiltration takes place. One of the toughest job that a soldier can do. तो उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने जो पहाड़ है या जो भी चीज़ें हैं, उस पर ये नज़र बनाए रखना कि वहाँ से आतंकवादी अंदर ना आए, वहाँ से कोई गतिविधियाँ ऐसी ना हो जो भारत की संप्रभुता को खतरे में डालें, उस पर निगरानी करना और उसको बचाए रखना ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी, एक तरीके से कहूँ कि टफेस्ट मूवमेंट था और अभी भी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को जिस तरीके से भारत ने बता दिया हर मोर्चे पे, चाहे वो एयर का हो, चाहे वो आर्मी का हो, मतलब थल
थल का हो, या फिर आपका एक तरीके से हम बात करें कि आपका जल का हो, नेवी का, हर जी। फ्रंट पे हमने उनको पीटा है। और बीएसएफ ने भी जम के उनको शिकस्त देने में भूमिका निभाई है, जिसको बधाई भी दी गई। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के बारे में जितने समाजशास्त्री हैं वो यही कहते हैं, या जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। 2-4-6 महीने फिर विश्व से पैसा मांगेगा, फिर रसद इकट्ठा करेगा, फिर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देगा और फिर कोई हमले करने की तैयारी करेगा। बिल्कुल। और राकेश सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, जरा बताइए, राजधानी दिल्ली में हलचल लगातार अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। तमाम बड़े अधिकारी जो हैं, रक्षा विभाग के सचिव, रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री और तीनों सेना के प्रमुख, सीडीएस और एनएसए, बैठकों का दौर चल रहा है। अभी की क्या हलचल है? देखिए, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो डीजीएमओ लेवल की दोनों देशों के बीच बातचीत होनी थी वो शाम 5 बजे ही होगी। हॉटलाइन के जरिए बातचीत होगी। मुद्दे तमाम हैं। जिस तरीके की हरकत पाकिस्तान ने की उसका जवाब भारत ने दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने भी वहां से जिस तरीके से हमला किया और सिविलियन पे हमला किया, मंदिर और इसके अलावा गुरुद्वारों पे हमला किया, तो जरा सोचिए कि पाकिस्तान की हिमाकत कितनी बड़ी है। क्योंकि भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए, हमारा ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, लिहाजा जरूरत पड़ी तो हमारी सेनाएं जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो एलओसी है, वहां पे डटी हुई है। चूंकि आपने दिल्ली का सवाल किया तो जाहिर सी बात है कि पल पल की जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री को दी जा रही है। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और लगातार हम इनसे इस पूरे दौर में चर्चा करते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं परिस्थितियों को। अभी की जो परिस्थितियां हैं, जब सीज फायर हो गया है, सर आपका बहुत स्वागत है, सीज फायर हो गया है, डीजीएमओ स्तर की बातचीत का हम इंतजार कर रहे हैं और ये काफी अहम आज बातचीत होगी। इससे बहुत कुछ आगे की तस्वीर भी साफ होगी। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, जब भी डीजीएमओ लेवल पर बात होगी, अभी शाम को 5 बजे बात होगी, तो डीजीएमओ उभय पक्ष को बहुत इंस्ट्रक्शन जो है बहुत साफ है। डीजीएमओ लेवल पर बातचीत करते वक्त तो तनाव को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, नहीं करेंगे। जी, लग रहा है आपको सर कि पाकिस्तान को इस बार जो चोट मिली है, इस बार जो घाव भारत की सेना ने दिया है, उसके बाद पाकिस्तान कुछ सुधरेगा? देखिए, मैं आशावादी हूं। दुनिया उम्मीद पर कायम है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और जर्मनी दुश्मन थे, लेकिन आज वो सबसे पक्के दोस्त हैं। अमेरिका ने तो द्वितीय विश्व के अंत चरण में जापान के ऊपर एटम बम गिरा दिया था, लेकिन आज वो पक्के दोस्त हैं। इस तरह के एग्जाम्पल मैं आपको सैकड़ों दे सकता हूं। लेकिन तो, आज डीजीएमओ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा कि, और भारत ये लगातार कहते आ रहा है, आपसे भी चर्चा होती रही है, तब भी आपने कहा कि हम पाकिस्तान पर हमने हमला नहीं किया, हमने आतंकवादियों और आतंकवादियों के जो हेडक्वार्टर हैं, उनके जो ठिकाने हैं, उस पर हमने हमला किया। लेकिन उन्होंने इसे अपना समझ लिया और हमारे ऊपर, हमारे सिविलियंस पर आकर वो हमला करने लगे। तो जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। तो यही कि अभी भी तो वो उनको प्रोटेक्शन दे ही रहे हैं, उनके अंतिम संस्कार में वो शामिल हो रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति उनके हो, प्रधानमंत्री हो, या फिर सेना के अधिकारी हो, या फिर खुद सेनाध्यक्ष हो, या सरकार के दूसरे मंत्री हो। जी हाँ, देखिए, डीजीएमओ की मीटिंग अलग है और पाकिस्तान का जो एक विचार है कि आतंकवाद के द्वारा वो भारत को नुकसान पहुंचाएगा, ये दोनों मामले अलग अलग हैं। फिलहाल क्योंकि दोनों युद्ध उलझे हुए थे, दोनों देश उलझे हुए थे 4 दिन से, तो अभी डीजीएमओ लेवल की मीटिंग में ये कोशिश की जाएगी कि सीज फायर बना रहे। जब हमारे डीजीएमओ पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात करेंगे, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो टॉपिक नहीं डिस्कस किया जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। अब वो टॉपिक डिस्कस नहीं किया जाएगा। अभी बातचीत जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ कि सीज फायर को मेंटेन करें, घुसपैठ न होने दें और कोई फायरिंग उस पार से इस तरफ न हो।
केम शर्मा जी से जरा हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें महाभारत की पंक्तियां भी आई, रामधारी सिंह दिनकर की कविता की लाइनें आई और उस पर फिर रामचरितमानस का चौपाई भी सामने आया। लेकिन उसमें यह भी है ना कि द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा कि क्या वाकई रुक जाएगा कुरुक्षेत्र का रण, क्योंकि वो चाहती थी कि युद्ध हो। तो कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन तो मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। इसको इस रूप में समझा जाए, क्या दुर्योधन समझदार हो गया है, माने हम? दिक्कत यह है कि हम लोग पाकिस्तान की चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली चर्चा यहाँ पे आतंकिस्तान की होनी चाहिए। पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का पर्याय बन चुका है और आतंकवादी न तो उनके सरकार के कंट्रोल में है, न उनकी सेना के कंट्रोल में है, और वह स्वतः अपने आप कंट्रोल में भी नहीं है। तो आज जो डीजीएमओ के लेवल की बात होगी या जो हमारी सरकार के किसी व्यक्ति के लेवल की बात होगी, पाकिस्तान उसको मान भी जाए तो आतंकवादी क्या सरकार की बात मानेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे याद है कि कारगिल युद्ध में भी उनको मुंह की खानी पड़ी थी और बड़ी बुरी तरीके से मारे गए थे। उड़ी के बाद क्या हुआ, बालाकोट में क्या हुआ, और अभी ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान से मैं आशावादी बहुत हूं, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान मान जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। न तो उनकी सेना उनके कंट्रोल में है, न वहाँ उनकी सरकार उनके कंट्रोल में है। और सवाल ये उठता है कि जब आपके पास सेना कंट्रोल में नहीं हो, सरकार कंट्रोल में नहीं हो, तो ये उटपटांग देश के लोग क्या करेंगे? यही करेंगे, कहीं पे बम अपने बलूचिस्तान में फोड़ेंगे या कहीं बीएलए की आर्मी उनको मार देगी। तो कुल मिला के ये होना है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, डर तो उनको है। उनको अब ये पता चल गया है कि भारत अपने सीमा में रहते हुए आपके रावलपिंडी, कराची और पेशावर तक आपको उड़ा सकता है, और आपने अगर एक कोशिश की कुछ करने की तो रास्ते में आपकी मिसाइल गिर गई। तो अब पाकिस्तान को ये मान लेना चाहिए कि भारत से पंगा लेना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल, और ये वो भारत नहीं है, ये नया भारत है। और इस नए भारत में ने दिखा दिया पाकिस्तान को कि 100 किलोमीटर दूर हम बिना लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किए उस ठिकाने पर सटीक निशाने के साथ अटैक कर सकते हैं, और ये क्षमता है, और उसको बर्बाद कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान ने देख लिया और दुनिया ने भी भारतीय सेना के इस अदम्य साहस को देखा है। राकेश जी, आप बता रहे थे कि अब धीरे धीरे स्थितियां नॉर्मल होती जा रही हैं, और इसी को देखते हुए जी बीती रात जो है देखिए शांति से बीती है। हाँ, लेकिन एक मिनट आते हैं राकेश जी आते हैं। देवनाथ जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी देवनाथ। हाँ जी हाँ, मैं क्योंकि अभी माहौल जो बन रहा है, बनना चाहिए दोनों देशों में कि कोई भय का माहौल सृजन ना हो, कोई अफवाह ना फैले, और दोनों ही देश की जो आम आवाम है, जाहिर बात है भारत के भी लोग काफी गुस्से में हैं और एक दबाव डालना चाहते हैं। भारत के लोग भी, पाकिस्तान के लोग भी अपनी सरकार के ऊपर या अपनी फौज के ऊपर कि युद्ध जारी रखा जाए, और तब तक जारी रखा जाए जब तक कि विजयी ना हो जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अपनी जो सरकार है, आपकी चुनी हुई सरकार है, तो चुनी हुई सरकार को बिना दबाव के काम करने दें, क्योंकि अभी युद्ध विराम की बात हो रही है। हमारी सरकार अगर चाहेगी भविष्य में कि हम पाकिस्तान पर और दबाव डालें या पाकिस्तान से और ज्यादा भयंकर पाकिस्तान को और भयंकर सजा दें, हमारी चुनी हुई सरकार वो कभी भी कर सकती है। जी, तो ये तो पूरा भारत और भारत के लोग सब एक साथ खड़े हैं और भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, और उनके अदम्य साहस पर वो क्लैपिंग भी कर रहे हैं और उनका हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। राकेश जी, नॉर्मलसी की बात हम कर रहे थे, और जो एयरपोर्ट्स को बंद किए गए थे उन्हें भी खोल दिया गया। अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे पाकिस्तान भी अब समझने लगा है, और उसके बाद से जो थोड़ी बहुत गलती उसने की थी सीज फायर की घोषणा के बाद, फिर से उसने अटैक करना शुरू किया था, उसके बाद से अब संभल गया है। बिल्कुल, देखिए जो बीती रात है वो शांति से गुजरी है। इसका परिचायक है कि अब धीरे धीरे सीज फायर जो है वो दोनों देश जो भी उन्होंने समझौता किया था उसका जो है बखूबी पालन किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान कब तक
इस सीज फायर का जो है पालन करेगा। सवाल इसी बात का है। देखिए, दो सरकार है पाकिस्तान में, एक तो एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक सेना की सरकार होती है। जरा सोचिए कि 10 तारीख शाम 5 बजे जो है वो सीज फायर होता है और उनकी सरकार करती है, भारत और पाकिस्तान के बीच होता है, लेकिन शाम को इतनी गोलीबारी और बमबारी होती है कि आखिरकार भारत की सेना को भी रिटेलिएट करना पड़ता है। तो जरा सोचिए कि क्या जो है वो सेना सरकार के आदेशों को मानती है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत क्यों की। पाकिस्तान की शुरुआत की ही आदत रही है ऐसे कामों को करने की, लेकिन अब चूंकि बीती रात जो है वो शांति रही है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं और ये आशा भी की जा रही है कि कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे हम उस रास्ते पे बढ़ रहे हैं जहां शांति होती है। तो अब चूंकि डीजीएमओ लेवल की बातचीत होनी है, तमाम मुद्दे उठेंगे, निष्कर्ष क्या निकलेगा, थोड़े से समय का इंतजार करना होगा। जी, थोड़े समय का इंतजार करना होगा। डीजीएमओ लेवल की बातचीत होगी, दोनों देशों के डीजीएमओ बातचीत करेंगे, हॉटलाइन पर बातचीत करेंगे। ये 12 बजे ही बैठक होने वाली थी, बातचीत होने वाली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आए जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो पाया और बातचीत में देरी हो गई है। और अब यह कहा जा रहा है कि शाम 5 से 5:30 बजे के आसपास फिर से कनेक्ट करके और बातचीत दोनों हॉटलाइन पर करेंगे। केएम शर्मा जी उस पूरी परिस्थितियों के बारे में सुबह से ही बता रहे हैं कि जो बातचीत होगी उस बातचीत में विषय क्या होगा। विषय सिर्फ सीज फायर ही होगा, जो प्रतिबंध हैं वो प्रतिबंध लागू रहेंगे, ये भी साफ कर दिया गया है। इसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं होगी डीजीएमओ के स्तर पर। बातचीत में सिर्फ और सिर्फ सीज फायर पर ही बात होगी। केएम शर्मा जी, बात आमतौर पे सीज फायर पे यही होगी कि सीज फायर को कैसे इन प्लेस रखना है, लेकिन उसके साथ जो शर्तें हैं A+B का होल स्क्वायर जो उसमें है कि आपके एयर स्पेस का क्या होगा। दूसरी बात कि जो हमारे यहाँ पे जो लोग परेशान है, जो सिविलियंस मारे जा रहे हैं, उनका क्या होगा। आपने उनके साथ जो दुराचार किया उसका क्या हुआ, आतंकी हमले हुए उसका क्या हुआ। और उसके बाद जो हमने राजनयिक लेवल पे जो फैसिलिटीज कट किए हैं, जितने वीजाज बंद कर दिए, जितने पासपोर्ट को हमने कहा कि अब आप वापस चले जाइए, उसके वापसी होने की संभावना फिलहाल बहुत कम है। उसके साथ साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको एवेंस में रखा गया, उसके भी बहाल होने की संभावना फिलहाल बहुत कम है, क्योंकि सरकार में पूरा फैक्शन ये मान रहा है कि बम बारूद और धमाके के बीच में आतंकवादियों से बातचीत नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान ये सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है कि कल से धमाके नहीं होंगे, क्योंकि धमाके सरकार नहीं कर रही है, धमाके जो है सेना आतंकवादियों से करवा रही है, आतंकवादी जो है सेना से करवा रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि भारत किन किन शर्तों में ढील देगा, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल जो बातचीत होगी वो एकदम सीज फायर के इर्द गिर्द बात होगी। मैंने जैसा बताया कि ब्रीफिंग होने से पहले एक सेना के बड़े अधिकारी के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा कि ये मामला अभी फ्लूइड है या इसको मान लिया जाए कि सब हॉल्ट पे आ गया है। तो उन्होंने कहा कि मामला अभी फ्लूइड ही है, ये बाद में पता चलेगा डीजीएमओ के बाद कि ये चीज़ें आगे एक्सेलरेट होती है या चीज़ें यहीं पर समाप्त हो जाती है। चलिए, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे और इंतजार डीजीएमओ की बातचीत का हमें भी है, देश के लोगों को भी है, और उसके बाद फिर हम आपके पास आएंगे और इसके बारे में समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया केएम शर्मा जी और राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए, इस विश्लेषण के लिए। और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।